ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें दिखाया गया था चांद अपनी ऑर्बिट को छोड़ चुका है, जिसके चलते धरती की ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींच रही है। चांद पूरी तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और धरती से टकराने में उसे 21 दिन का समय लगेगा। अब चांद और धरती को इस मुसीबत से बचाने के लिए नासा की ओर से एक स्पेस मिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसी मिशन के जरिए कहानी के मुख्य किरदार किस तरह धरती को बचाने में कामयाब होते हैं, यही इस कहानी में दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि स्पेस में 3 एस्ट्रोनॉट एक सैटेलाइट को रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसमें हार्पर और जोशिंडा दोनों भी शामिल होते हैं। तभी एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट इनकी स्पेसशिप से आकर टकराता है, जिस वजह से इनकी शिप पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है। इस टकराव में हार्पर अपने आप को बचाने में कामयाब होता है और शिप के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी लेडी साथी जो बेहोश पड़ी होती है। लेकिन हार्पर का दूसरा साथी इस टकराव में मारा जाता है। जिस ऑब्जेक्ट से अभी कुछ समय पहले हार्पर की शिप का टकराव हुआ था, वो ऑब्जेक्ट हार्पर को एक बार फिर से नजर आता है और हार्पर इस बात को अब बहुत अच्छे से समझ चुका है कि उन तीनों के अलावा भी कोई और स्पेस में मौजूद है, जिसके चलते हार्पर अपने साथी जो को लेकर उसी टूटी फूटी स्पेसशिप को धरती पर लैंड कराता है। धरती पर इस इंसिडेंट की 18 महीनों तक जांच चलती है और फाइनली इस इंसिडेंट को ह्यूमन मिस्टेक करार दिया जाता है। और क्योंकि हार्पर की साथी जो इस इंसिडेंट के दौरान बेहोश हो चुकी थी, वो हार्पर के बचाव में कुछ कह नहीं पाती और अब सजा के तौर पर हार्पर को नासा से निकाल दिया जाता है। अब कहानी यहाँ से 10 साल आगे फ्यूचर में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें केसी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो पेशे से तो एक वेटर है लेकिन साइंस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रखता है, जिसके चलते वो समय निकालकर स्पेस में रिसर्च करता रहता है। और इसी रिसर्च की स्टडी के दौरान एक दिन उसे पता चलता है कि हमारे धरती का चांद अपनी ऑर्बिट को छोड़ चुका है और वो धीरे धीरे धरती की ओर बढ़ रहा है। अब केसी ये बात सभी को बताना चाहता है, जिसके चलते वो सबसे पहले नासा से कांटेक्ट करता है, लेकिन नासा की ओर से केसी को कोई जवाब नहीं मिलता, जिसके चलते केसी अब हार्पर से मिलने की कोशिश करता है। लेकिन 2011 वाले इंसिडेंट के समय नासा ने हार्पर के साथ जो किया था, उसके चलते हार्पर को नासा से सख्त नफरत हो चुकी है और हार्पर अब केसी को धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। और अब केसी को मजबूरन अपना सारा डाटा अपनी थियरी के साथ इंटरनेट पर पब्लिश करना पड़ता है। केसी ने पब्लिश किया हुआ डाटा अब जंगल में किसी आग की तरह फैल जाता है और अब केसी की थियरी के मुताबिक धरती का चांद नेचुरल नहीं है, बल्कि उसे एलियंस ने बनाया है और चांद अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो दूसरी तरफ नासा को भी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि चांद अपनी ऑर्बिट छोड़ चुका है और तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। अब क्योंकि चांद को धरती से टकराने में बहुत कम समय बचा है, इसी के चलते नासा को जल्दबाजी में चांद के ऊपर जाने के लिए एक स्पेस शटल लॉन्च करना पड़ता है। दूसरी तरफ मीडिया इस बात को आग की तरह फैला चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में चांद धरती से टकरा जाएगा, जिसके चलते सेफ जगह पर पहुंचने के लिए लोगों में भगदड़ मच जाती है। और इसी न्यूज़ को देखकर हार्पर को ये बात बहुत अच्छे से समझ आती है कि केसी जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच था, जिसके चलते हार्पर केसी के उस वीडियो से केसी का एड्रेस निकालता है, जिस वीडियो को केसी ने इंटरनेट पर पब्लिश किया था, और केसी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नासा का स्पेस शटल अब चांद पर पहुंच चुका है और चांद पर पड़े एक गड्ढे का मुआयना कर रहा होता है। तभी उस गड्ढे से वही अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बाहर निकल आता है और स्पेस शटल में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मार देता है। लेकिन क्योंकि नासा इस पूरे घटनाक्रम को लाइव देख रहा होता है और अब नासा को ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। अब नासा के चीफ मिस्टर एल्बर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि चांद के धरती की ओर बढ़ने के चलते धरती पर तबाही लगभग तय है, जिसके चलते नासा के चीफ मिस्टर एल्बर्ट अपनी ड्यूटी को छोड़कर किसी सेफ जगह पर जाना चाहते हैं। मिस्टर एल्बर्ट के इस फैसले के चलते नासा चीफ की जिम्मेदारी अपने आप ही जोशिंडा के ऊपर आ जाती है। लेकिन जाने से पहले मिस्टर एल्बर्ट जोशिंडा से कहते हैं कि नासा ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो मिस्टर होल्डन फील्ड से मिलना और पुराने रिकॉर्ड्स को तलाशना, वहाँ पर तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। अब मिस्टर होल्डन फील्ड जोशिंदा को बताते हैं कि 2011 वाले हादसे में हार्पर के हेलमेट वाले कैमरे में सारी सच्चाई कैद हो चुकी थी। नासा इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि हार्पर जो कह रहा है सच कह रहा है
लेकिन नासा ने इस बात को छिपाए रखा क्योंकि सारी सच्चाई नासा को 20 जुलाई 1969 से ही पता थी, जब नासा ने चांद पर अपोलो मिशन को अंजाम दिया था। इस मिशन के दौरान ही नासा ने चांद पर कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स को नोटिस किया था और इन ऑब्जेक्ट्स को मारने के लिए मिलिट्री मिशन भी चलाया था। लेकिन फंड की कमी के साथ साथ नासा को इस बात पर भी गौर करना पड़ा था, जिस टेक्नोलॉजी से मुकाबला करने की कोशिश इंसान आज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी इंसानों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा एडवांस्ड है। और इस नाकामयाबी के साथ साथ नासा को इंसानियत से इस सच को छिपाना पड़ा, क्योंकि नासा नहीं चाहता था कि इस सच के चलते धरती पर डर का माहौल बने। लेकिन क्योंकि जोशिंडा अब नासा की चीफ बन चुकी है, जिसके चलते जोशिंडा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलिट्री ऑफिशियल से बात करती है। लेकिन हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी मिलिट्री पहले ही चांद पर न्यूक्लियर अटैक करने का फैसला ले चुकी होती है। लेकिन जोशिंडा ऑफिशियल से कहती है कि चांद पर न्यूक्लियर अटैक करने के बाद भी धरती के बचने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि चांद के सारे टुकड़े धरती पर आ गिरेंगे और इस कंडीशन में भी धरती का खात्मा लगभग तय है। अब जोशिंडा मिलिट्री ऑफिशियल से कुछ समय मांगती है ताकि स्पेस शटल के जरिए खुद चांद पर जा सके। लेकिन अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे हार्पर की जरूरत थी, क्योंकि हार्पर ही एक ऐसा पायलट था जिसने 2011 के हादसे में एक पूरी तरह से डैमेज हो चुकी शिप को सही सलामत धरती पर लैंड कराया था। और अब क्योंकि चांद धरती के बहुत ही नजदीकी ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जिसके चलते धरती पर भूकंप आने लगते हैं और समंदर के पानी की लेवल भी बढ़ जाती है, जिसके चलते हर तरफ अब सिर्फ समंदर का पानी ही नजर आ रहा होता है। सो हार्पर को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर जाता है। सबसे पहले जोशिंडा हार्पर से नासा की ओर से माफी मांगती है, क्योंकि उसने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। और फिर जोशिंडा हार्पर से अपने इस मिशन में साथ देने की अपील करती है, जिसके लिए हार्पर हामी भर देता है केसी को इस मिशन में अपने साथ लेने की शर्त पर, क्योंकि केसी ही वो शख्स था जिसने चांद के अपनी ऑर्बिट छोड़ने वाली बात को नासा से पहले प्रेडिक्ट किया था। अब नासा की टीम उसी वीडियो क्लिप को एक बार फिर से देखती है जिसमें उस नैनो टेक्नोलॉजी ने उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को मारा था। और अब नासा की टीम इस नतीजे पर पहुंचती है, असल में वो ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक बहुत ही एडवांस्ड नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब नासा की टीम ऊपर मून पर जाने के लिए प्लान बनाती है और केसी अपनी कैलकुलेशन करने के बाद उन्हें एक सटीक समय बताता है जब स्पेस शटल को धरती से चांद की ओर उड़ान भरनी है। इस मिशन में मिलिट्री की ओर से नासा की टीम को एक बॉम्ब भी दिया जाता है ताकि किसी तरह की कोई इमरजेंसी आने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब क्योंकि चांद धरती के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, उसी के चलते समंदर में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें बनने लगती है और इन्हीं ऊंची लहरों के चलते स्पेस शटल में सिर्फ हार्पर, जोशिंडा और केसी ही चढ़ पाते हैं और नासा का बाकी स्टाफ एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ता है जहां पर पानी ना पहुंच सके। धरती पर हर तरफ अब सिर्फ सुनामी की लहरें ही नजर आने लगती है और हालात बद से बदतर होने लगते हैं। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए हार्पर सुनामी की चपेट से शिप को बाहर निकालता है, लेकिन जोशिंडा हार्पर को बताती है कि कुछ तकनीकी खराबियों के चलते ये शिप धरती की ग्रेविटी को नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन क्योंकि चांद अब धरती के बहुत ज्यादा करीब था और इसी के चलते धरती की ग्रेविटी भी अब कम होने लगी थी और धरती से चांद के बीच का फासला भी बहुत कम रह चुका था, जिसके चलते ये स्पेस शटल बड़ी आसानी से स्पेस में पहुंच जाता है और हार्पर अब शिप को मून के उसी बड़े गड्ढे की ओर मोड़ देता है। लेकिन धरती से ना टकराने के बावजूद चांद के पास बहुत कम समय बचा था, क्योंकि धरती के ग्रेविटी के चलते चांद अब टुकड़ों में बंटने लगा था और चांद के इन्हीं टुकड़ों के चपेट में आने के चलते स्पेसशिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो दूसरी तरफ धरती पर हालात और भी ज्यादा खराब होने लगते हैं। धरती पर चांद के टुकड़ों की बारिश होने लगती है, ग्रेविटी अनस्टेबल हो जाती है और ऑक्सीजन की साफ कमी नजर आने लगती है। धरती पर लोग अब बहुत बड़ी तादाद में मरने लगते हैं। अब समय की कमी और हालातों को नजर में रखते हुए हार्पर चांद पर पड़े उस गड्ढे में जाने का फैसला लेता है और गड्ढे में जाने पर यह बात अब आईने की तरह साफ हो जाती है कि चांद कोई नेचुरल प्लैनेट नहीं है। चांद को आर्टिफिशियली बनाया गया है और चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। लेकिन चांद की कोर में एक व्हाइट डॉर्फ स्टार है, जिसकी एनर्जी से चांद धरती के ऑर्बिट में रहकर धरती के चक्कर लगाता है। लेकिन अब उस व्हाइट डॉर्फ स्टार पर ब्लैक एआई का कब्जा है, जो उस स्टार की एनर्जी को चूस रहा है
और इसी के चलते चांद अपनी ऑर्बिट को छोड़कर धरती की ओर बढ़ रहा होता है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस मून को बनाया किसने था और इसे बनाने के पीछे उनका क्या मकसद था। स्पेसशिप उसी व्हाइट डॉर्फ स्टार की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन ब्लैक एआई उस स्पेसशिप को नोटिस कर लेती है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है। ब्लैक एआई से बचने के लिए हार्पर शिप को एक बंद होल की तरफ मोड़ता है, लेकिन जैसे ही शिप अंदर जाती है उस होल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्योंकि ये तीनों इस लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो चुके थे, ये तीनों अब बेहोश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि ब्लैक एआई के अलावा भी एक एआई यहाँ पर मौजूद है, जो हार्पर से कनेक्ट होकर उसे बताता है कि चांद को इंसान ने ही बनाया है, लेकिन वो इंसान धरती के नहीं बल्कि किसी और सोलर सिस्टम से आए थे। और टेक्निकली नजरिए से देखा जाए तो इस मामले में वे धरती के इंसानों से हजारों गुना ज्यादा बेहतर थे। उस प्लैनेट के इंसान बड़ी बड़ी मशीन्स, रोबोट्स, यहाँ तक कि किसी बड़े प्लैनेट को बनाने जितने सक्षम थे। लेकिन जैसे कि चूक इंसान से ही होती है, उनसे भी एक चूक हो गई। वे लोग जितने ज्यादा एडवांस थे, उनकी बनाई मशीन भी उतनी ही एडवांस थी। उन्हीं इंसानों की बनाई एक नैनोटेक मशीन जो खुद से सोचने की काबिलियत रखती थी, उस मशीन ने वहाँ के इंसानों को करीब करीब खत्म कर दिया था। और आखिर में कुछ गिने चुने लोगों ने इंसानियत को खत्म होने से बचाने के लिए उस सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक सोलर सिस्टम में अपने डीएनए सैंपल्स भेजे थे, जहाँ पर इंसानियत को बने रहने के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद थी। और वो प्लैनेट अर्थ यानी कि तुम्हारी धरती थी। और उन्हीं इंसानों ने इस प्लैनेट पर जीने लायक बदलाव लाने के लिए आर्टिफिशियली चांद को बनाया था, ताकि लगातार धरती पर क्लाइमेट चेंज होता रहे। लेकिन धरती के इंसान 1969 में एक अपोलो मिशन चांद पर ले आए थे। तब शायद इस ब्लैक एआई ने उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कैच कर लिया और उसी सिग्नल के सहारे चांद तक आ पहुंचा। और ब्लैक एआई को इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि अगर चांद को खत्म कर दिया जाए तो इंसानियत अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जिसके चलते ब्लैक एआई चांद के कोर में बसे व्हाइट डॉर्फ स्टार की एनर्जी को खुद ही ऑब्जर्व करने लगा था, क्योंकि यही स्टार धरती के चांद की एनर्जी का मुख्य स्रोत था। अब इसी एआई से हार्पर को पता चलता है कि जो बॉम्ब वो साथ में लेकर आए हैं, उसी बॉम्ब से ब्लैक एआई का खात्मा किया जा सकता है। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि ब्लैक एआई को खत्म करने के लिए किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी और बॉम्ब को ब्लैक एआई के सेंटर में जाकर ब्लास्ट करना होगा। और इस कुर्बानी के लिए हार्पर खुद तैयार भी था। अब हार्पर शिप में बैठकर जोशिंडा और केसी को वो सभी बातें बताता है जो बातें उसे इस नए एआई ने बताई थी। इंसानियत असल में धरती से बिलोंग ही नहीं करती। इस बात का पता चलने पर केसी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। ब्लैक एआई को मारने के लिए हार्पर अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए केसी खुद अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। और केसी अब ब्लैक एआई के सेंटर में जाकर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसके चलते ब्लैक एआई का यही खात्मा हो जाता है। ब्लैक एआई के खत्म होते ही चांद को अपने व्हाइट डॉर्फ स्टार से फिर से एनर्जी मिलने लगती है, जिसके चलते चांद अपनी ऑर्बिट में वापस जाने लगता है। और अब जोशिंडा और हार्पर धरती पर लौट आते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। बेशक इस तबाही के चलते धरती को बहुत सारा नुकसान हुआ था, लेकिन इन तीनों ने इंसानियत को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया था। और ये फिल्म यही खत्म होती है।